गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आपसे फिर आग्रह है कि अगर आप हमारे कॉलेज के वेबसाइट सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, अगर इसे सब्सक्राइब ना किए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल सकता है। और आज के क्लास में हम लेकर हाजिर हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, तनाव की परिभाषा। तनाव की परिभाषा। तो पिछले क्लास में यानी कि कल हम पढ़े थे तनाव क्या है। तनाव में हमने देखा था कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मानव का वह दशा हो जाता है जब वह काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने के फलस्वरूप वो क्रियाशीलता में आगे बढ़ता है और उसके बाद वो अपने कार्य को संपन्न कर शांत होकर तनाव से बाहर हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि तनाव की परिभाषा क्या कहती है विद्वान के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू गेट्स के अनुसार बताया गया है कि तनाव असंतुलन की वह दशा है जो प्राणी को अपने उत्तेजित दशा को अंत करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, विवश करता है। मीन्स गेट्स ने बताया है कि तनाव असंतुलन की वह दशा है जब प्राणी जो है इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह उस दशा से बाहर आने के लिए, वो कोई भी कार्य करने के लिए विवश हो जाता है, प्रेरित हो जाता है और उसके बाद वो जब शांत होता है तब तक तनाव से वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार ड्रेवर के अनुसार कहा गया है कि तनाव का अर्थ है संतुलन के नष्ट होने की सामान्य भावना और परिस्थितियों से किसी अधिक संकटपूर्ण कारक का सामना करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करने की तत्परता ही तनाव है। तो ये ड्रेवर ने कहा है कि प्राणी के जीवन में संतुलन का नष्ट हो जाता है तब वह तनाव में होता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस संतुलन के नष्ट होने के बाद सामान्य भावना परिस्थितियों से भी वो अधिक किसी संकटपूर्ण कारक का सामना करने में अपना समय व्यतीत करने लगता है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन करने की तत्परता होती है वही तनाव होता है। तो हमने देखा कि तनाव का परिभाषा क्या कहता है। उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन। अभी हमने देखा था डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, अब है मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन। अब इस मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन में देखेंगे कि इसे दो रूपों में हम देख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड्स है और एक इनडायरेक्ट मेथड्स है। तो डायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन का पहले हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन। डायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत सारे जो रूल्स हैं, बिंदु हैं, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला चर्चा है डायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन का, बाधा का विनाश। इस बाधा का विनाश क्या है इसे हम समझेंगे। कहा गया है कि इस विधि में व्यक्ति जो है उस बाधा का विनाश करता है, उस कठिनाई का विनाश करता है, उस
चीज़ का सामना करता है जो उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करने देती है। मीन्स मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कार्य करता है और उस कार्य करने के उपरांत जब कोई कठिनाई उसके सामने आती है, जब कोई बाधा उसके सामने आती है और उस बाधा का वो विनाश करके उस समस्या का वो निराकरण करके अपने आप को जब वो शांत करता है, उस स्ट्रेस से बाहर आता है, इस पॉइंट में इसी बात का चर्चा है। जैसे इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि कोई हकलाने वाला व्यक्ति मुंह में पान रखकर बोलने का अभ्यास करके उस दोष पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। मान लिया जाए कोई भी, इसका सीधा सा तात्पर्य है, ये उदाहरण में बताया गया कि कोई हकलाता है और वह व्यक्ति अगर मुंह में पान रखकर बार बार बोलने का एक प्रयास करता है तो उस प्रयास के क्रम में वो धीरे धीरे अपने उस दोष को, हकलाने के दोष को दूर कर सकता है और वह व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो सकता है, अपने हकलाने की समस्या को खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे बाधा का विनाश करने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को उस तनाव से विमुक्ति के लिए उस समस्या का विनाश करना नितांत आवश्यक है। उसके लिए प्रयास मनुष्य को करते रहना चाहिए। उसी प्रकार हम दूसरा जो पॉइंट है उसे हम देखेंगे, अन्य उपाय की खोज। अन्य उपाय की खोज। अन्य उपाय की खोज का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति बाधा का विनाश नहीं कर पाता है, मान लीजिए किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब वो उस समस्या का निराकरण नहीं कर पाता है, उस समस्या का सामना नहीं कर पाता है, कठिनाई का सामना नहीं कर पाता है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य उपाय की खोज करने लगता है। ये मनुष्य का स्वभाव भी है और ऐसा होना भी नितांत आवश्यक है कि जब हम किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं और उस कठिनाई से जूझने के क्रम में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते भी हैं। इस ढूंढने के प्रयास में जो हम खोज करते हैं तो वही हमारा अन्य उपाय की खोज कहलाता है। जैसे हाल ही के समय का हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि अभी पूरा देश, पूरा दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस महामारी से बचने के लिए पूरे देश के लोगों ने वैक्सीन पे या अन्य कई सारे प्रयोगों पे कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता थोड़ी सी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो वो एक दूसरा उपाय खोजे, वो एक दूसरा उपाय की ओर चल पड़े। और वो उपाय क्या है? लॉकडाउन, सैनिटाइजर का प्रयोग, लगातार अपने हाथों को धोते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो ये उस समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे ये लगातार अपने आप को सामना फेस कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाने के कारण तत्काल प्रभाव से वो एक दूसरा रास्ता अपना सकता है जिससे इस महामारी से क्या होता है, बचा जा सकता है। तो ये स्पष्ट और अच्छा उदाहरण था अन्य उपाय की खोज का। तीसरा हम इसका इस तनाव की समस्या से जो डायरेक्ट मेथड्स है रिडक्शंस का, उसका तीसरा जो पॉइंट है वो है व्याख्या या निर्णय। व्याख्या या निर्णय। ये व्याख्या या निर्णय क्या है? कहा जाता है कि जब व्यक्ति के सामने दो समान रूप से वांछनीय पर विरोधी इच्छाएं होती है तब वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर उन पर विचार करता है और अंत में एक का चुनाव करने का निर्णय करता है। मीन्स कहा गया है कि जब व्यक्ति के सामने कोई दो वांछनीय प्रभाव या कोई दो वांछनीय ही रास्ता हो तो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर उस पर विचार करता है
और कोई एक रास्ता अपनाकर क्या करता है, उस पर कार्य करता है और वो उस कार्य को करने के बाद अपने तनाव को शांत करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, इसे सरल शब्दों में अगर हम समझेंगे तो इसे समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है, वो जब स्ट्रेस में रहता है तो उसके पास कई ऐसे रास्ते होते हैं जो उन्हें प्राप्त होते हैं, उन्हें पता होता है, और उस पता होने के बावजूद भी वो उस रास्ते को ही चुनते हैं जिस रास्ते पे उनका पूर्व अनुभव उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें सहायता करता है कि ये रास्ता आपके तनाव को कम करने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस रास्ते पे चल देते हैं और उस रास्ते के माध्यम से ही वो अपने तनाव को कम कर पाते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हम लेते हैं कि जब किसी कठिनाईपूर्ण यात्रा पे हम रहते हैं तो उस यात्रा पे चलते चलते जब हम असमर्थ हो जाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए, तब हम किसी दूसरे साधन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कठिन परिश्रम करने के बाद मान लीजिए किसी धर्म स्थल पे पहुंचने की जरूरत है, वैष्णो देवी मंदिर पे चढ़ाई करने के उपरांत ही मैं उनका दर्शन कर पाता हूँ, तो सपोज दैट कि वहाँ पे हमें जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है या फिर हम वहाँ पे पहुँचने में बीच रास्ते में असमर्थ हो जाते हैं, हमारा शारीरिक या फिर मानसिक प्रक्रिया जो है वो जवाब दे देती है, तो हम वहाँ पे कोई दूसरा साधन प्रयोग करते हैं। अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे हम वहाँ जानते हैं कि यहाँ से अन्य साधन भी हमें वहाँ पहुँचाने में समर्थता प्रदान कर सकती है, तो उस अनुभव के आधार पे हम अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कोई दूसरा साधन का प्रयोग करने में हिचकते नहीं हैं और वो साधन प्रयोग करके हम अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। तो इससे पता लगता है कि हम अपनी जो समस्या था उससे निजात पा गए, शांत हो गए, और वो कहलाता है व्याख्या या निर्णय। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, और इसके आगे जो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन है जिसका व्याख्या हम दे रहे हैं। ये था डायरेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ indirect methods of stress reduction। तो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन का पहला जो पॉइंट है वो है शोधन। इस पॉइंट का व्याख्या हम करते हैं कि जब व्यक्ति की काम प्रवृत्ति तृप्त ना होने के कारण उसमें तनाव उत्पन्न करता है, तब वह कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज सेवा आदि में रुचि लेकर अपने तनाव को कम करता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी लक्ष्य प्राप्ति की प्रवृत्ति को तृप्त नहीं कर पाता है तो उस हालत में उस ओर से अपना मुख को वो क्या करता है, मोड़ लेता है और फलता वो किसी दूसरे रास्ते को अपना लेता है, और उस रास्ते को अपनाने के बाद वो अपने स्ट्रेस को कम कर पाता है और उसे शांति महसूस होती है, जिस कारण हम उस बिंदु का नाम दिए हैं शोधन। इसका उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण है कि मान ले जाए कोई व्यक्ति अपने प्रेम प्रक्रिया में धोखा खा जाता है तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, दूसरी विमुख की ओर अपने आप को मोड़ लेता है, या तो फिर वो कई लोग ऐसे हैं जो नशे के शिकार हो जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो समाज भाव की सेवा में लग जाते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पशुपालन प्रक्रिया में लग जाते हैं, खेती गृहस्थी में लग जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक धर्म की ओर जुट जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रुचि के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उस रास्ते से फिर वो विमुख हो जाते हैं जिस रास्ते में उन्हें धोखा मिला था, और किसी दूसरे रास्ते को अपनाकर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करते हैं। तो इससे पता लगता है कि वो फिर अपने आप को शांत महसूस करते हैं किसी दूसरे रास्ते को अपनाने के बाद, और वो तनाव से विमुक्त हो जाते हैं, और उस बिंदु का नाम हमने दिया है शोधन। दूसरा जो पॉइंट है वो है पृथक्करण।
पृथक्करण विधि में कहा गया है कि इस विधि में व्यक्ति अपने को तनाव उत्पन्न करने वाले स्थिति से पृथक कर लेता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है मानव का। जब प्राणी किसी भी वातावरण में जब अपने आप को तनाव से ग्रसित समझता है, महसूस करने लगता है, तो वो चाहता है कि हम इस समाज से, इस वातावरण से अपने आप को विमुक्त कर लें, अलग कर लें। अब वो ऐसा करता है, ऐसा प्राणी का स्वभाव होता है और ये उसके लिए नितांत आवश्यक भी है ताकि वो अपने जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसे वो कम कर सके। तो पृथक्करण इस प्रक्रिया में वो कर तो लेता है। आगे कहा गया है कि इस परिस्थिति के बाद इसमें उसका मजाक का पात्र भी बनता है या फिर कठिन परिश्रमों से वो और उसे गुजरना भी होता है। जैसे स्वाभाविक रूप से हम इसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो समाज का हम एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक ही परिवार में जब 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई या अन्य कई सारे भाइयों का परिवार संगठित रूप से, सामूहिक रूप से चलते रहता है, तो उस एकल वो संयुक्त परिवार में जब अपने आप को कुछ समझता है या फिर वैसा वातावरण में अपने आप को घुटन महसूस करता है, तो जब वो पृथक करता है तो उस समय उसके पास 2 हालात होते हैं। जब वो समाज से, अपने परिवार से जब अलग होते हैं तो या तो उसके पास कठिनाई से भरी रास्ते होते हैं जिसमें उसे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कभी कभी ऐसे भी प्राणी के जीवन में आता है समय जब वो मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। तो इसमें कहने का अर्थ है कि पृथक्करण जो है वो तनाव से थोड़े समय के लिए ही हमें क्या करता है, तनाव से मुक्ति देता है, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा हमें कठिनाइयों का सामना फिर पुनः करना होता है और उसका सामना फिर हमें जीवन में एक अलग अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो उदाहरण हमने दिया उस उदाहरण में ये भी हो सकते हैं कभी कभी निर्दोष भाई को भी मजबूरन किसी परिवार से पृथक होना पड़ जाता है, किसी भाई से पृथक किया जाता है, जिसका सामना उन्हें जीवन भर एक अलग अनुभव के रूप में ही मिलकर रह जाता है। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि पृथक्करण में भी व्यक्ति कहीं ऐसे स्ट्रेस को रखता है, दूर करने का प्रयास करता है, या फिर मान ले जाए जब हम किसी जॉब में रहते हैं और उस जॉब में जब हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां महसूस होती है तो हम उस जॉब को क्या कर देते हैं, छोड़कर किसी दूसरे जॉब को हायर कर लेते हैं। ये भी एक उदाहरण है जहां हम अपने आप को स्ट्रेस से विमुक्त करते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है, वो पारिवारिक था, ये प्रोफेशनली था। तो हम जीवन में प्राणी हैं, प्राणी के जीवन में कई ऐसे उदाहरण बनते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेस को देखते हैं और वो अपने आप को पृथक कर उस स्ट्रेस से विमुक्ति पाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन को अब हम देखेंगे कि इस विधि में व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पहले कभी किया करते थे। जैसे 2 वर्ष के बालक को अपने छोटे भाई के जन्म के कारण अपने माता पिता की पूर्ण प्रेम मिलना बंद हो जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण बताया गया है, इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर हम उदाहरण पर चर्चा करेंगे कि प्रत्यावर्तन विधि में व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करता है कि वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा वह पहले कभी किया करता था। ठीक है, इस पॉइंट को हम समझे कि प्रत्यावर्तन में व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को पुनः वहां पे वापस लाता है ताकि वो तनाव को कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम उदाहरण पहले एक बालक के रूप में देखेंगे, फिर हम समाज से भी आपको एक उदाहरण पेश करेंगे। तो बालक के रूप में कहा गया है कि जैसे कोई 2 वर्ष का बालक हो, 3 वर्ष का बालक हो और उसकी माता को एक अन्य संतान हो जाते हैं, तो उस माता का पूर्ण प्यार उस पहले वाले बालक को मिलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, पूर्ण प्यार नहीं मिल पाता है। तो वो बंद हो जाने के कारण वह छोटे बच्चे के समान फिर अपने आप को घुटनों के बल चलने लगता है, भोजन खिलाए जाने का हट करने लगता है और वह जो है उस चीज को फिर भूल जाता है जो वो पहले उसे अपनाया हुए था। तो यहाँ पे हम इसी का दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं समाज से
कि समाज में मान लीजिए जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करने में हमें जब नुकसान हो जाता है तो हम उस प्रक्रिया को फिर पुनः नहीं दोहराने का प्रयास करते हैं और एक नई कार्य को आरंभ करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न पॉइंट को डिस्कस करने के लिए देखते हैं कि इस विधि में व्यक्ति जो है कल्पना जगत में विचरण करके अपने तनाव को कम करने लगता है। जैसे प्राणी मात्र में एक समय आता है जब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कई ऐसे अवसरों पर दिवास्वप्न में खो जाते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और वो खुश रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस स्ट्रेस में हम देखते हैं कि कल्पना शक्ति का जब वो प्रयोग करते हैं तो वहाँ उन्हें क्या होता है कि तनाव तो कम होती है, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ही है। तो इस पॉइंट में हम एक जोड़ देना चाहेंगे बच्चों आपको कि दिवास्वप्न में ज़्यादातर लोग यंग होते हैं, इसी समय में लोग कल्पना शक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और दिवास्वप्न में खोए रहते हैं। इस कारण से उन्हें कठिनाइयों का सामना थोड़े समय के लिए करने में मोहलत मिलती है, कम समय लगता है, लेकिन जब उन्हें लक्ष्य प्राप्ति का फिर पुनः अवसर प्राप्त करने की बात आती है तो वो अपने प्रयास को पुनः एक अथक प्रयास से जोड़कर फिर लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अतः दिवास्वप्न में हमें क्षणिक आराम तो मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, लेकिन पूर्ण आराम के लिए हमें वहाँ पे फिर कठिनाइयों का सामना, उस तनाव भरी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और उसका विनाश, उस बाधा का विनाश करना नितांत आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है दमन। दमन को समझने के लिए देखेंगे कि इस विधि में व्यक्ति तनाव को कम करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कहा गया है कि पैर उतना ही पसारिए जितना आपका चादर हो, अन्यथा आपके पांव क्या रह सकते हैं, बिना चादर के हो जाएंगे। तो इसमें यही चीज है दमन। मानव जीवन है, प्राणी का जीवन है, इस जीवन में दमन की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना हमें इच्छा की आवश्यकता जीने के लिए होती है। तो कभी कभी तनाव से विमुक्त होने के लिए हमें दमन की ओर बढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, अन्यथा हम काफी ज्यादा तनाव में अपने जीवन को पाते हैं। तो इस हालात में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हम लोग दमन की ओर अपने लाइफ को, जीवन को लगाते हैं, और ये हर मनुष्य के जीवन में ये एक समय आता है जब वो अपने आप को दमन की ओर, अपने आप को दमन को समर्पित कर देता है। तो इस विधि में व्यक्ति तनाव को कम कर लेता है इच्छाओं का दमन करने के बाद, क्योंकि मैं कल के क्लास में बताया था कि तनाव का मुख्य जो जड़ है उसका पहला पॉइंट ही हमने बताया था इच्छा है। तो इच्छाओं का दमन करना मनुष्य को सीखना चाहिए ताकि हम तनाव से विमुक्त रह सके। आगे कहा गया है इसका उदाहरण में कि कोई व्यक्ति समाज के नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता है। ये एक दमन का स्पष्ट उदाहरण है। जैसे मान ले जाए हमारी इच्छा है हम समाज में जो मन आए वो करें, जैसे जिए वैसे जीना चाहें वैसे जी सकें, तो समाज हमें इसकी अनुमति नहीं देती है और हम उन इच्छाओं का दमन करके उस समाज में अपने लाइफ को, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इस दमन की भी नितांत आवश्यकता होती है तनाव को विमुक्त करने के लिए। अगला पॉइंट है निर्भरता और अंतिम पॉइंट है निर्भरता। निर्भरता कहने का तात्पर्य है कि इस विधि में व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का जो उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है उससे भी उसे तनाव से विमुक्त होने पड़ता है, मुक्ति मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सांसारिक कष्टों से परेशान होकर मनुष्य जब किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है या उसी के आदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसे तनाव से मुक्ति मिलती है। इसका उदाहरण हम अगर सांसारिक जीवन से आपको देना चाहेंगे तो हम दे सकते हैं कि जब हम किसी बीमारी के चपेट में आते हैं
तो उस बीमारी से जो हमें तनाव मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, उससे निजात पाने के लिए हम डॉक्टर की शरण में चले जाते हैं, किसी चिकित्सा की सलाह में रहते हैं, परामर्श में रहते हैं, और वहाँ पे हम उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उनके अनुसार बताए हुए औषधियों को समय अनुसार लेते हैं, तो हमारा तनाव, हमारी बीमारी खत्म हो जाती है और हम उस समस्या से निजात पा लेते हैं। तो ये था निर्भरता। निर्भरता भी बहुत बड़ा पॉइंट है, अपने आप में एक अलग बिंदु है जो स्ट्रेस को कम करने में हमें मदद करता है। इन सभी पॉइंटों के साथ ही आज के क्लास में हमारा जो बातें थी यहीं तक समाप्त हम करते हैं, और इसके आगे हम आपको एक नोट्स देना चाहेंगे हम अपना, जो अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वाला? हाँ, ठीक।